हाँ यहीं से होना था ना। ओके, लिलियन हेलमैन एंड द एग्जामिनेशन ऑफ मोरल डिलेमा। आई थिंक ये हो गया था। नहीं नहीं, ये नहीं हुआ था, इसके पॉइंट्स रह गए थे। सही है, ये सिर्फ डिलेमा का मीनिंग बताया था, क्या क्या होता है कंफ्यूजन। ओके अच्छे से समझ गए डिलेमा का मतलब कंफ्यूजन, कैसा कंफ्यूजन। हालांकि 2 दिन में ध्यान याद धुंधली हो गई होंगी, सही बात है। वो शॉर्ट टर्म लेस मेमोरी वाली बीमारी है। वो देखी ना गजनी मूवी, देखी नहीं देखी? हर 10 सेकंड में पूरे फोटोज चेक करता है। दोस्त है ये, दोस्त बने के ठीक। चलो चलो 2 दिन में भूल जाते हैं। चलो ऐसे रखा करो इतनी सारी फोटोज। चलो ठीक है, ओके। मोरल कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है जटिलता, कॉम्प्लेक्स होना। वो नहीं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेन बॉय। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता। Hellman's play tackle the ambiguity of challenging audience to grapple with the nonsense of right and wrong in the face of conflicting loyalties and social pressure। तो इनके जो प्ले है वो किस चीज पे बात करते हैं, वो टैकल करते हैं एथिक्स और समाज की उन चैलेंजेस को जो सही है या गलत है, उन पे बात करते हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट को फेस करते हैं जो लॉयल मतलब सही है, और समाज जिन चीजों पे दबाव बनाता है उन चीजों की बात करते हैं। कौन? लिलियन हेलमैन। बंदे का नाम याद रखना, इन फ्यूचर आपको इसको फेस करना हो। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ राइटर हैं जो एक जॉनरा जो होता है ना उसको लेके चलते हैं, है ना। तो ये 4 5 6 राइटर काम के हैं बहुत ज्यादा। अपने काम का तो सबसे ज्यादा है आर्थर में, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, हील, कौन थे, नाइल, ओ नाइल। सबूत के दिन होगा 3 दिन, है ना, ओ नाइल। ठीक है ओ नाइल ही याद आ रहा, हमें नाम पूरा याद नहीं है। ठीक है, चलो इसी स्लाइड में थे, लो देख लो यहाँ का ये तो आर्थर मिलर थे, ये ओनेल। ठीक है, टेनेसी विलियमसन, आर्थर मिलर, एडवर्ड एलबी, ऑगस्टस विल्सन। नाउ अब सॉरी, अनकम्प्रोमाइजिंग इंटीग्रिटी। अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब जिसको, जो चीज हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इंटीग्रिटी मतलब एकत्रण। ठीक है, इंटीग्रिटी। हियर हियर protagonist often faced devastation consequences of refusing the compromise their principles, highlight the personal and the professional sacrifices required to uphold one's moral convictions। Now listen, यहाँ पे जो प्रोटैगनिस्ट है वो अक्सर फेस करता है डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। डिवास्टेटिंग मतलब होता है बहुत बड़े, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम। और रिफ्यूजिंग द कॉम्प्रोमाइज देयर प्रिंसिपल, अगर वो अपने सिद्धांतों को से छेड़खानी करता है। जैसे सिद्धांत है ईमानदार रहना, नहीं रहना ईमानदार, क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस झेलेगा ना, डिवास्टेटिंग, भयंकर भयानक फेस करेगा। सही है, आप ईमानदार नहीं रहोगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुमको दे जाएगा डोज, ज्ञान मिल जाएगा, फेंके फेंके फिरोगे। ठीक है, पहली चीज। फिर हाईलाइटेड द पर्सनल एंड द प्रोफेशनल सैक्रिफिकेशन। विलियन हेलमेल के जो मोरल डिलेमा की बात की गई उसमें ये है कि अगर बंदा प्रिंसिपल नहीं मानता, मतलब बातें वो नहीं मानता सिद्धांतों को, highlighted and the personal professional sacrifice requires to uphold one's moral conviction।
जो नैतिक जिम्मेदारियां एक बंदे की बनती है, अगर वो नहीं मानता है तो उसके साथ तो बुरा होना है। अकॉर्डिंग टू अनकम्प्रोमाइजिंग इंटीग्रिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस बहुत कॉमन शब्द है। हाँ, ये रेडियो मेड हुआ होता ना, उनमें एक दो इट्टी सी लगी हो, प्रतिरोधक। लोग वह रेजिस्टेंस से जाना, इसी डिप की होती है। सब चीजों में इलेक्टेड कंपोनेंट होता है रेजिस्टेंस। ओम का नियम सुना है 10th में, ओम्स लॉ, हाँ उसमें वो रेजिस्टेंस पे ही काम करता है वो, लिटरेचर से साइंस में वो। ओके नाउ, हेलमैन्स वर्क। इन हेलमैन जी के जो वर्क्स है, सच एज द लिटिल फॉक्सेस। पहला वर्क द लिटिल फॉक्सेस एंड वॉच ऑन द राइन। वॉच ऑन द राइन मतलब राइन एक रिवर का नाम है, जो कहाँ है, जर्मनी की रिवर। ये जानकारी पता होनी चाहिए, इसलिए कहते हैं कि वर्ल्ड वर्ल्ड कंट्रीज का नाम अच्छे से पता हो। Explore the moral dilemma inherent in political resistance and the personal cost of standing up to injustice. ओके सुनो, तो ये इनके जो दो वर्क हैं, ये क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं किस चीज को, मोरल डिलेमा। इनहेरेंट्स मतलब उसके उसके उसको उस चीज को, उसकी खासियत को। एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, मोरल डिलेमा और पॉलिटिकल रेजिस्टेंस को विलियम हेलमैन के जो वर्क्स हैं वो बताते हैं। एंड द पर्सनल कॉस्ट ऑफ स्टैंडिंग टू इनजस्टिस, अन्याय के लिए उनके जो वर्क खड़े रहते हैं, मतलब किसी भी कीमत पे। सही है। इसके बीच में ही याद आ गया, एक और राइटर है जो इनजस्टिस के लिए ना बहुत लड़ते हैं। उनमें से एक है नथालियन हॉथरॉन, है ना, नथालियन हॉथरॉन। ये फीमेल नहीं है, मेल राइटर है। नाम लगता है कि जैसे नथालियन कोई फीमेल हो, है ना। इनका एक वर्क है स्कारलेट लेटर, है ना। स्कारलेट लेटर तुम्हारे सेकंड ईयर के सिलेबस में मिलेगा अब भाई, पेपर के बाद को लगा, देख लो लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट वर्क। लिखा है नथालियन हॉथरॉन द स्कारलेट लेटर। ये अमेरिकन फिक्शन है, जिसमें ना एक औरत के गले में एक लॉकेट डाल दिया जाता है ए नाम से, और ये बोल दिया जाता है कि जिस भी मेल या फीमेल के गले में अगर ये दिखा है ना, तो ए का मतलब होता है एडल्ट्रेस। एडल्ट्रेस मतलब होता है, अपनी भाषा में बोलते हैं बच्चलन, तो कोई उससे कोई संबंध नहीं रखेगा, उस चीज को बताया गया है। तो वो जेल से छूटती है ना, तो उसको स्टेज पे खड़ा करके ये ए लेटर का माला पहनाई जाती है पूरी पब्लिक के सामने। वो जेल से छूटती है, जबकि अब उसको समाज के सपोर्ट की जरूरत है। सजा काट के आती है वो, कि समाज कह देता है कि ये लो, आज से कोई भी इससे संबंध। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। इसका जो एक्स हस्बैंड होता है, थोड़ी सी दुख भरी ही हो कह सकते हो, क्योंकि इसके साथ एक छोटा बच्चा भी होता है जो जेल में ही हुआ था। कहानी बहुत इंटरेस्ट। सबका अपना ही अलग टेस्ट है इनका स्टोरीज का। साथ ही साथ वो जो लिखी ना मोबी डिक, वो हिस्टोरिकल बुक है। ये मोबी डिक एक मछली का नाम होता है। लिटरेचर में ऐसी भयंकर भयंकर कहानियां भरी है, पढ़ने वाला तो वैसे ही फैंटेसाइज हो जाता है एकदम। हम हर दिन लगभग दो दो कहानियां सुनते हैं, अच्छी अच्छी। नहीं नहीं। लियो टॉल्स्टॉय आपको इंटरेस्टिंग बना, रशियन राइटर। सब आएंगे, अपने इसमें सब है। ठीक है, तो हम अमेरिकन ड्रामा में लिलियन हेलमैन को देख रहे थे, तो इनजस्टिस की जब बात हो रही थी ना, तो नथालियन हॉथरॉन को याद रखना, ये इनका एक जोनरा है। नाउ, लेगेसी ऑफ एक्टिविज्म। एक्टिविज्म मतलब क्या होता है, सक्रियता।
लेगेसी मतलब होता है, हाँ नहीं मतलब किसी भी चीज की, अरे यार फीलिंग आ जाती है अच्छे से, शब्द बार बार नहीं आ पाता। प्रसिद्धि, ठीक है। बियॉन्ड हर ड्रामेटिक वर्क, अपने ड्रामेटिक वर्क से परे। एलिमेंट्स आउटस्पोकन एक्टिविज्म, वो एक खुले विचारों वाले एक्टिविस्ट थे। एंड एडवोकेसी फॉर सोशल जस्टिस, किस चीज की बात करते थे, सामाजिक न्याय की। इशू फर्दर सीमेंटेड हर रेपुटेशन एज अ फॉर्मिडेबल वॉइस चैलेंजिंग इन स्टेट, इससे पूरा ही है स्टेटस, बस स्टेटस बोलते हैं उसको। तो ये सीमेंटिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को फॉर्म करना, सीमेंट नहीं है, किसी चीज को बनाना, ठीक है। एडवोकेट करना, किसी चीज की वकालत करना, वकालत मतलब उसका पक्ष लेना। तो ये सामाजिक न्याय का पक्ष, और अलग ही रेपुटेशन है इनकी, ठीक है। तो एक अच्छे एक्टिविस्ट थे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिखने वाले थे, समाज में उठना बैठना, आवाज उठाना। किनका, लिलियन हेलमैन। हेल का मतलब होता है नर्क, मैन मतलब होता है आदमी, लेकिन इंसान उतना है। ठीक है। फॉर्मिडेबल मतलब बनाने बनाने वाली चीज, जिसको बनाया जाता है। फॉर्म मतलब एक प्रकार का वो ठीक है, फॉर्म करना, बोलते ना। आगे बढ़े। नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन ड्रामा ऑन ग्लोबल थिएटर। ये शेक्सपियर का, देखो चलो गलत बोलने से अच्छा, शेक्सपियर का जो थिएटर है वो है ग्लोब थिएटर। तो तुम्हें एक बात बता दें, अच्छे से देखते जाया करो सारी ये, जिसको दिमाग में बनी रहनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन जितनी ताजी रहेगी उतना फायदे में रहो। ग्लोब थिएटर हो गया, ग्लोब थिएटर से पूरा शेक्सपियर दिख जाना चाहिए तुम्हें, कैसे आया था, कौन सी कंपनी में बना, उसका इससे पहले क्या नाम था। यूजीसी में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से पुराने थिएटर थे जो उस समय विलियम शेक्सपियर के टाइम, किंग्स में, डाउन, ग्लोब, और ऐसे चलो, इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन ड्रामा, अमेरिकन ड्रामा का ऑन ग्लोब थे, ग्लोबल थिएटर, मतलब पूरे दुनिया भर के जो थिएटर थे उन पे क्या प्रभाव पड़ा। थिएटरों की बात नहीं हो रही, ये बता रहे कि दुनिया भर के जो थिएटर हैं और वो कैसे प्रभावित हुए, किस चीज से प्रभावित हुए, अमेरिकन ड्रामा से। अमेरिकन ड्रामा से कैसे प्रभावित होंगे, तो वहां कुछ पॉइंट्स दिए। तो देखो, पायोनियर टेक्निक, मतलब ऐसी टेक्निक्स दी हैं अमेरिकन ड्रामा ने, ग्लोब दुनिया को ऐसी टेक्निक्स दी हैं जो अपने आप में खास हैं। जैसे द ग्राउंड ब्रेकिंग स्टाइल, आपके हले को तो ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब ग्राउंड को तोड़ देने वाली, वैसी नहीं है। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब होता है एकदम हिला देने वाली। स्टाइल, स्टाइल्स एंड द इनोवेटिव, आविष्कारक, नया इनोवेशन। Approach of American playwrights such as expressionism and the meta theater have profoundly shaped the globe theatrical landscape, inspiring new form of dramatic storytelling worldwide. क्या क्या, एक्सप्रेशनिज्म, मेटा थिएटर, ये कुछ नई टर्म्स उनने प्रोवाइड कराई। प्रोफाउंडली शेप, शानदार तरीके से बनाया गया ग्लोब थिएट्रिकल लैंडस्केप, जो दुनिया भर के लिए, और इंस्पायरिंग द न्यू फॉर्म्स, बहुत सारी नई नई फॉर्म्स दी।
ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग, कहानी को कहने का एक नया स्टाइल, ड्रामेटिक स्टाइल। देखो कैसे, मान लो हम यहाँ बैठे, हम आपको सिर्फ कहानी सुनाए। राजा ने ये कहा, फिर सिपाही ने ये कहा, फिर मंत्री ये बोला, सुन के सुनाते जा रहे, और वहीं हम सीधा खड़े होके राजा की बात को उसी स्टाइल में बोले, सिपाही का उसी स्टाइल में बोले, एकदम ऐसी फीलिंग के साथ बोले, हमारे हाथ भी चले, हमारा मुंह भी चले, एक्सप्रेशन चले। है समझ में? बोलते हैं ड्रामेटिक स्टोरी। सही है। नेक्स्ट, कल्चरल एक्सप्लोरेशन। कल्चरल एक्सप्लोरेशन, अमेरिकन dramas have provided a window into the diverse social, political, and the personal experience of the United States, captivating international audience and fostering a deeper understanding of the American experience. Now, listen. अमेरिकन ड्रामा ने वो चीज प्रोवाइड की, क्या, एक खिड़की, जिससे आप डाइवर्स मतलब विभक्त सामाजिक, राजनीतिक और पर्सनल अनुभवों को अमेरिका ने, है ना, इंटरनेशनल जो ऑडियंस है ना, उनको इसका डीपर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराई। ठीक, कहने का मतलब जो जीवन होता है ना उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कल्चर क्या होता है, पूरी दुनिया को अपना कल्चर और कल्चर में की जो न्यूनेस है वो दुनिया को दिखाने का काम किसने किया? अमेरिकन ड्रामा ने। रिच है, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये अमेरिकन थिएटर के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। पायोनियर टेक्निक्स, कल्चरल एक्सप्लोरेशन, फिर यूनिवर्सल थीम। हाँ, ऐसी थीम्स जो पूरे दुनिया भर में मानी जाती हैं, उनकी बात ठीक है। ओके, फिर देखें आर्टिस्टिक कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब होता है इकट्ठा होके काम करना। नाउ क्या, देखो, द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, बहुत सारे राइटर ने एक दूसरे से आइडिया एक्सचेंज किए। क्रिएटिव कोलैबोरेशन बिटवीन अमेरिकन एंड द इंटरनेशनल थिएटर practitioners have led to groundbreaking production and pushing the boundaries of the art form and the sparking new creative dialogues. अमेरिकन राइटर ने दूसरी दुनिया के राइटर से मिलके शानदार काम किया। ठीक है, कोलैबोरेशन में लिखना, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि हु रोट इन कोलैबोरेट अ लिरिकल बैलेड, those who collaborated the lyrical ballad, William Wordsworth, John Keats, P.B. Shelley, William Wordsworth, एस.टी. कॉलरिज या एस.टी. कॉलरिज, लॉर्ड बैरन। लिरिकल बैलेड अपन 3 से 4 बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ बोर्ड पे इस कोने पे बताया था रोमांटिक की। कि तुम अकेला नहीं था वो, हमने कोलैबोरेशन मतलब मिलके लिखना। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और पीवी, वो क्या नाम है उसका, एस.टी. कॉलरिज, इनने आगाज किया था रोमांटिक एज का। समझ रहे, शुरुआत शब्द यूज नहीं कर रहे हम, आगाज मतलब ग्रांड ओपनिंग। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, दिमाग में रटा होना चाहिए। 1798 लिरिकल बैलेड, एस.डी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ। लिटरेचर के स्टूडेंट, खून में दौड़ाना चाहिए लिटरेचर। 24 घंटे बिना पढ़े अगर अचानक से तब भी कोई जरा सी पिंच कर दे, याद आ जाए वो चीज का कहा है। हाँ, सही है, और सही का फायदा मिलता है, नहीं तो तुम पे नहीं कर रहे 600 पेपर।
दौड़ना चाहिए करंट जैसे, कोई ने छीन दिया ना उसको दिख जाए कि लिटरेचर दौड़ रहा है। ठीक, चलो तो यहीं पे अपनी ये स्लाइड खत्म हो रही है।